नमस्कार, स्वागत है आपका विद्या जोन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान सीटी के अंदर राजस्थान भूगोल की अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं और राजस्थान भूगोल में आज का अपना टॉपिक है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन में देखो सबसे ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना रहती है आर्थिक समीक्षा से, और सबसे पहले मैंने वही प्रश्न कवर किए हैं जो आर्थिक समीक्षा से आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी अपील कि अगर आपने पिछली क्लासेज जो आपने नहीं देखी हैं तो जरूर देखिएगा। एक क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिसमें मैंने पिछले परीक्षा में आए हुए प्रश्न करवाए हैं, तो वो क्लास जरूर जाकर देखिएगा। वो क्लास आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। ऊर्जा संसाधन आपके स्पष्ट रूप से टॉपिक दिया हुआ है, तो उसके अंदर अपन बात करने वाले हैं आज की इस क्लास में। तो ये 11वीं क्लास है, बाकी 10 क्लासें भी आप देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बस इस क्लास को पूरी शिद्दत के साथ पूरा अटेम्प्ट करना है और प्रश्नों का सही जवाब देने का प्रयास करना है। बहुत ही आसान से सीधे सीधे प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, लेकिन हमारे अभ्यर्थियों के सवाल वहाँ पर गलत हो जाते हैं। तो चलिए, नवीनतम आर्थिक समीक्षा के आधार पर यहाँ पर प्रश्नों का समावेश किया गया है और वो आपको जरूर अटेम्प्ट करने हैं। पहला प्रश्न, जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, अलग अलग एग्जाम में हर बार हर वर्ष ये परीक्षा में पूछा जाता है। प्रश्न क्या है कि 2023-24 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार राजस्थान में मार्च 2024 तक ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है। कुल अधिष्ठापित क्षमता की यहाँ पर बात की जा रही है। तो देखिए, आपको 3-4 चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है। एक तो आपको ध्यान में रखनी है तापीय ऊर्जा, ठीक है। एक आपको ध्यान में रखनी है पवन ऊर्जा, और एक जो सबसे ज्यादा चर्चित है सौर ऊर्जा। इन तीनों की क्षमता आपको ध्यान में रखनी राजस्थान में कितनी कितनी है मार्च 2024 तक। तो तापीय ऊर्जा की बात करें तो ये आपके कुल है 9746.37 मेगावाट। 9746 आप इस राउंड फिगर में ध्यान रखेंगे ना, 9746, तो भी अपना काम हो सकता है। फिर पवन ऊर्जा की बात करें तो पवन ऊर्जा यहाँ पर है 4359.63। आप इसको 6360 याद रख लेंगे तो भी अपना काम चल जाएगा। 4360 मेगावाट पवन ऊर्जा है। सौर ऊर्जा की बात करें तो ये है 4010.50 मेगावाट, या 50 अपन सीधी भाषा में बोलें तो 4010.50 मेगावाट। ये कौन सी है? सौर ऊर्जा। तो ये तीन तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। और टोटल आपसे पूछे कि कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है, कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा की अगर बात करें तो वो हो जाएगी आपके 24,783.64 मेगावाट। तो इसको आप 24,783 की जगह आप 24,784 याद रखेंगे तो आपके वो भी बिल्कुल करेक्ट हो जाए। तो ये चीज़ें बिल्कुल पूछी जाती हैं। तापीय, पवन, सौर, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, और कुल ऊर्जा तो ध्यान में रखनी ही रखनी है। ये तो सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 24,784 मेगावाट। देखो यहाँ पर 4,360 मेगावाट दिया है जो कि किसका है? पवन ऊर्जा का। 4,010 मेगावाट दिया है जो कि किसका है? सौर ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता है मार्च 2024 तक। ये आपको पूरा ऐसे ही प्रश्न लिखा हुआ मिलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी चीजें। अगला प्रश्न है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये अभी की नवीनतम योजना है और चर्चित योजना है। तो कौन सी योजना है? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस योजना की बात करें तो इस योजना की घोषणा कब हुई? तो इस योजना की घोषणा हुई 13 फरवरी को। 13 फरवरी 2024 को इसकी घोषणा की गई
और इसमें कहा गया कि आपको 300 यूनिट, कितनी, 300 यूनिट तक बिजली है वो मुफ्त दी जाएगी। क्या दी जाएगी? फ्री बिजली दी जाएगी 300 यूनिट तक। इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए घरों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाए जाएंगे। इसके द्वारा घरों में क्या लगाए जाएंगे? सोलर संयंत्र लगाए जाएंगे। अब कह रहा है कि अधिकतम, प्रश्न में पूछ रहा है कि अधिकतम अनुदान कितना दिया जाता है। तो इसमें देखो दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अनुदान मतलब सब्सिडी। सब्सिडी सब्सिडी अधिकतम दी जा रही है 78,000 रुपए की। कितनी? 78,000 रुपए की। और टोटल इसमें बजट कितना है इस योजना का? तो इस योजना का बजट है 75,000 करोड़ रुपए। ठीक। और 78,000 का अनुदान दिया जा रहा अधिकतम। तो आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दो ही बातें आपको ध्यान में रखनी है, ज्यादा विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं। एक तो कितने यूनिट फ्री है? 300 यूनिट। योजना कौन सी? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। और ये 13 फरवरी 2024 को लागू हुई। अधिकतम सब्सिडी इसमें 78,000 की दी जाती है। ठीक है। और इसका पूरा प्रोसेस ऑनलाइन ही है। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना कृषि के तहत किसानों को कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाती है? तो देखो योजना, इसमें दो योजना है। एक योजना है मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। इस योजना में क्या था कि कृषि उपभोक्ता को 1,000 रुपए, या अपन कह सकते हैं पूरे वर्ष के 12,000 रुपए अनुदान यानी कि सब्सिडी का प्रावधान था। अधिकतम एक वर्ष में अधिकतम 12,000 रुपए और महीने के 1,000 रुपए अनुदान की बात इस योजना के अंदर की गई थी। और 2023-24 की घोषणा में अगर बात करें तो इस योजना को एक दूसरी योजना के अंदर शामिल कर लिया गया और उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना। ये योजना कहां से आई? ये योजना वो योजना है जिसके पंजीकरण महंगाई राहत कैंप के दौरान किए गए थे। तो इस योजना का प्रावधान है कि 2,000 यूनिट प्रति माह तक आपके जो बिल है वो फ्री रहेगा, 0 रुपए। 2,000 यूनिट आएंगे तो आपका बिल कितना रहेगा? 0 रुपए का रहेगा। ये किसके लिए? कृषि वालों के लिए है, 2,000 यूनिट तक। और 2,000 यूनिट से अधिक आएगा तो आपके पुरानी स्कीम के अनुसार लाभ मिलेगा। 2,000 यूनिट तक तो क्या हो गया? फ्री हो गया। और 2,000 यूनिट से अगर महीने के ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको पुराने वाली स्कीम के अनुसार यानी कि 1,000 रुपये महीने का सब्सिडी रूप में मिल जाएगा। तो ये आपको दोनों योजना को अच्छे से समझ लेना है। ठीक है। बजट 2023-24 में इस योजना को इसमें मिला दिया गया है। कौन से में? 2023-24 के बजट के अंदर इसमें शामिल कर लिया गया है, यानी कि दोनों योजना को मिला दिया गया है, प्रावधान दोनों के लागू है। तो यहाँ पर क्या है कि कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाती है? 2,000 यूनिट तक। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको समझना है, अगर किसी को स्पीड धीरे लग रही हो तो आप स्पीड यूट्यूब के सिस्टम के माध्यम से मेरी स्पीड को डबल करके भी देख सकते हैं। और इस योजना का लाभ कब से मिल रहा है? इस योजना का लाभ मिल रहा है जून 2023। आपको पता होगा जून जुलाई में इसके पंजीकरण हुए थे, मई जून महंगाई राहत कैंप में, तो तब से इसका लाभ दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना घरेलू का लाभ उपभोक्ताओं को कब से दिया जा रहा है? वही जून 2023 से दिया जा रहा है। दोनों योजनाएं साथ में पंजीकरण हो रहा था। 2023 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें प्रावधान क्या है कि 100 यूनिट प्रति माह तक तो क्या है? मुफ्त है, बिल नहीं आएगा या 0 रुपए का बिल आएगा घरेलू की बात करें। इसके अतिरिक्त यदि उपभोक्ता एक माह में 200 यूनिट तक उपभोग करता है, अगर 200 यूनिट काम में लेते हो आप, तो 200 यूनिट काम लेते हो तो पहले 100 यूनिट तो क्या रहेंगे? फ्री।
100 यूनिट तो क्या रह जाएंगे, फ्री रह जाएंगे। 100 यूनिट के लिए क्या हो जाएगा, विद्युत शुल्क होता है, जो फिक्स चार्ज होता है, जो उपकर होता है, वो छूट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। पूरा फ्री तो इसको नहीं कह सकते, 100 यूनिट में छूट मिलेगी आपको, ठीक है। और यदि 200 यूनिट से अधिक आता है, ये 200 यूनिट तक की बात हुई, अगर 200 प्लस यूनिट आता है तो आपके क्या होगा, 100 यूनिट फ्री रहेंगे, 100 यूनिट फ्री, और बाकी का आपको पैसे देने पड़ेंगे, बाकी 100 यूनिट के पैसे देने होंगे। और इसका लाभ भी 2023 से मिल रहा है। बात समझ में आ गई होगी। तो योजना के अंदर प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है, आपको समझना है। हाँ, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आर्थिक समीक्षा में ऐसा दिया हुआ है। राज्य में गैर पारंपरिक, देखो आपके सिलेबस में परंपरागत और गैर परंपरागत स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु नोडल एजेंसी कौन सी है? गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से तो कौन सा हो जाएगा, अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई, ध्यान रखना है। अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी अगस्त 2002 में। अक्षय की कब हुई, अगस्त 2002 में इसकी स्थापना की गई। ये नोडल एजेंसी है राजस्थान में, जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पन्न करती है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, राजस्थान में नवीन एवं नवीनीकरण मंत्रालय द्वारा राजस्थान में नवीन एवं नवीनीकरण मंत्रालय भारत सरकार के आकलन के अनुसार कितनी क्षमता की सौर ऊर्जा से स्थापित की जा सकती है? कितनी क्षमता है वो सौर ऊर्जा से स्थापित की जा सकती है? तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, 142 मेगावाट है वो सौर ऊर्जा से उत्पन्न किए जाने की राजस्थान में क्षमता है। 142 मेगावाट नहीं होगा, यहाँ पर ये गलत है, मेगावाट नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, गीगावाट होगा, तीसरा ऑप्शन होगा। देखो आप भी ऐसी गलती मत करना, 142 के दो ऑप्शन है, एक गीगावाट का है, तो गीगावाट की क्षमता है 142 गीगावाट, ठीक है। यहाँ पर एक ध्यान में रखना आपको, एक एजेंसी का नाम है बीईई। बीई क्या है, बीई है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। इसका मतलब क्या है, काम क्या करती है, ये काम करती है ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना, ऊर्जा संरक्षण, और क्या काम करती हैं, ऊर्जा दक्षता, दक्षता को बढ़ावा देना का काम ये करती है। ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में बीईई राज्य की एक एजेंसी है, ये ध्यान रखना, बीई ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है। तो आगे बढ़े। अगला प्रश्न, राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 कब जारी की गई? राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 कब जारी की गई? तो ये जारी की गई थी 6 अक्टूबर 2023 को। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 6 अक्टूबर 2023 को। अगली है, राजस्थान हाइड्रोजन नीति 2023 कब जारी की गई? ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम, किसी भी एग्जाम का आप पेपर उठा के देख लेना जिसमें ऊर्जा वाला सिलेबस में हो और ऐसे प्रश्न नहीं पूछे हो तो बताया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन नीति की बात करें तो ये जारी की गई 29 सितंबर 2023 को, 29 सितंबर 2023 को। 6 अक्टूबर 2023 को अक्षय ऊर्जा नीति और 29 सितंबर को आपके हाइड्रोजन नीति जारी की। अगला है आपके बड़ला सोलर पार्क से संबंधित, इसमें आपके कितने फेज हैं? 4 फेज हैं, ठीक है। तो 4 फेज के अंदर अलग अलग उत्पादन क्षमता है, ठीक है। 4 चरणों के अंदर इसमें विकसित किया गया है। और इसकी टोटल क्षमता की बात करें, बड़ला
कहाँ है? जोधपुर में। मंडला जोधपुर में टोटल क्षमता इसकी है 2245 मेगावाट। ये कुल क्षमता है। ठीक, कुल क्षमता में पहले फेज में कितनी क्षमता इसकी विकसित की गई? 65 मेगावाट। दूसरे में 680 मेगावाट है, 650 नहीं है, 680 मेगावाट है। तीसरे चरण में 1000 मेगावाट, चौथे चरण में 500 मेगावाट। तो ये कुल कितनी है आपके? 2245 मेगावाट है इस सोलर प्लांट की क्षमता। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसमें कुछ बातें आपको और भी ध्यान में रखनी है, हालांकि इतना गहराई में नहीं पूछा जाता, फिर भी मैं कुछ आपको बता देता हूं कि जो इसका प्रथम फेज है ये आपके किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? ये राजस्थान के अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा विकसित किया जा रहा है। किसके द्वारा? अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा विकसित किया जा रहा है प्रथम फेज। और दूसरा, तीसरा, चौथा फेज है वो आपके भारत सरकार के सोलर स्कीम के अधीन किया जा रहा है। भारत सरकार के सोलर पार्क योजना के तहत विकसित। ये थोड़ा ध्यान में रखना। ये तो अक्षय ऊर्जा निगम खुद अपने स्तर पर विकसित कर रहा है, पहला फेज। 3 फेज है, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये भारत सरकार का नवीन एवं नवीनीकरण मंत्रालय की एक स्कीम है, सोलर पार्क योजना, उसके तहत विकसित किया जा रहा है। तो आपका असुमेलित था दूसरा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला है, राजस्थान में पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति कब जारी की गई? पवन और हाइब्रिड ऊर्जा नीति कब जारी की गई? तो इसकी अगर बात करें तो ये जारी की गई थी 18 दिसंबर 2019 को। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान द्वारा राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 जारी की गई। तो ये प्रश्न भी अच्छा है, ध्यान रखना। और मार्च 2024 तक अगर बात करें, मार्च 2024 तक पवन ऊर्जा के 5209 मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं, स्थापित हो चुके हैं। ठीक है, ये संयंत्रों की बात की जा रही है। इतनी क्षमता के संयंत्र स्थापित हो चुके हैं, 5209 मेगावाट। 2024, मार्च 2024 तक की बात है। ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट रूप से ये आंकड़े ध्यान में रखना है। अगला है, राज्य में मार्च 2024 तक कितने बायोमास ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं? तो बायोमास संयंत्र की अगर बात करें तो 14 बायोमास संयंत्र स्थापित हो चुके हैं और 2 संयंत्र है वो बंद पड़े हैं। 14 में से 2 बंद है। कब से बंद है? ये 2012 से बंद है। 2 है वो 2012 से ही बंद है। बायोमास ऊर्जा की बात करें तो इसका प्रमुख स्रोत क्या है? सरसों की तूड़ी व जूली फ्लोरा। बायोमास, देखो ये मैं बता देता हूं आपको, बायोमास ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत की बात करें तो क्या है? सरसों की तूड़ी, ये प्लस और क्या है? जूली फ्लोरा। जूली फ्लोरा ये चारा है, कचरा है, वो आपके बायोमास ऊर्जा का स्रोत है। इससे बायोमास ऊर्जा बनाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो बायोमास की एक आपके नीति भी है, वो भी मैं आपको यहां पर बता ही देता हूं। बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति 2023, बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति 2023 कब जारी की गई? 29 सितंबर 2023 को जारी की गई। 29 सितंबर 2023 को जारी की गई।
अभी वर्तमान की बात करें तो 8 संयंत्र कार्य प्रगति पर है। 8 संयंत्रों का कार्य प्रगति पर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, यानी काम चल रहा है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण दिवस कब आयोजित किया जाता है? तो ऊर्जा संरक्षण दिवस राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, बड़ा बाग पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? कौन सा? बड़ा बाग। तो बड़ा बाग पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? जैसलमेर। कहाँ स्थित है? जैसलमेर में है। ये राज्य का प्रथम निजी क्षेत्र की पवन ऊर्जा संयंत्र है। प्रथम निजी क्षेत्र की इकाई, ये प्रथम निजी क्षेत्र की इकाई है बड़ा बाग पवन ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो राष्ट्रीय बायोमास एनर्जी या बायो एनर्जी नीति। तो यहां पर अगर बात करें तो राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति है, तो 2018 लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो प्रथम राज्य है राजस्थान। ये 4 जून 2018 को राजस्थान में लागू हो गई थी। 4 जून 2018 को। अगला है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना की अगर बात करें तो ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल परियोजना, ये तो आपने पढ़ी होगी, भाखड़ा नांगल परियोजना। तो ये किन किन राज्यों की है? 3 राज्यों की। 3 राज्य कौन कौन से? एक है इसमें राजस्थान, दूसरा राज्य कौन सा है? दूसरा राज्य है इसमें हरियाणा, और तीसरा राज्य इसमें है पंजाब। 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। और ये कौन सी नदी पर है? तो ये आपके है सतलज नदी पर। कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर है भाखड़ा नांगल बांध। ठीक, तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा राजस्थान में पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारतीय रेलवे के द्वारा कहाँ स्थापित किया गया है, ये आपको बताना है। तो भारतीय रेलवे के द्वारा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? बीकानेर में स्थापित किया गया है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राहु घाट परियोजना में राजस्थान की कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी है? तो राहु घाट परियोजना की अगर बात करें तो इस राहु घाट परियोजना, ये 2 राज्यों की परियोजना है। कौन कौन से 2 राज्य? राज्य है राजस्थान प्लस एमपी। राजस्थान और एमपी की परियोजना संयुक्त परियोजना है। इसमें 50-50 की हिस्सेदारी है। इसकी 50-50 है। राहु में 50-50 है, 50% राजस्थान की इसमें हिस्सेदारी है। अगला प्रश्न है, राजस्थान बायोमास नीति कब अपनाई गई? राजस्थान बायोमास नीति कब अपनाई गई, ये पूछा जा रहा है। तो कब अपनाई गई? मार्च 2010, फरवरी 2010, अप्रैल 2012, मार्च 2012। तो आपका करेक्ट आंसर होगा फरवरी 2010। आगे बढ़े। अगला प्रश्न, निम्न में राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो देखिए, सबसे ज्यादा अगर बात करें तो राजस्थान में प्रमुख ऊर्जा स्रोत तापीय शक्ति है। क्या है? तापीय शक्ति है। और प्रमुख रूप से क्षेत्र कौन कौन से इसके? तो तापीय शक्ति के क्षेत्र हैं जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। यहाँ पर तापीय ऊर्जा बहुत ज्यादा उत्पन्न होती। तो राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तापीय ऊर्जा। आगे बढ़े। सौर ऊर्जा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो सौर ऊर्जा 2011 में लाई गई थी,
और सबसे पहले किसने लागू की? राजस्थान ने लागू की। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कहाँ स्थापित किया गया? बिल्कुल मथानिया जोधपुर में स्थापित किया गया राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र। वडला वाले की डिटेल में आपको बता ही चुका हूं। तो मथानिया जोधपुर में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। अगला है, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 19 जुलाई 2000 को। कब हुई? 19 जुलाई 2000 को हुई। वर्तमान में इसको 5 कंपनियों में बांट दिया गया है। 5 कंपनियों में विभाजित है ये। 5 कंपनियां कौन कौन सी हैं? तो ये कंपनियां हैं राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की बात कर रहे हैं, राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, ठीक है। दूसरी कंपनी है राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। तीसरी कंपनी है अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। चौथी कंपनी है जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। पांचवी कंपनी है जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। तो ये 5 कंपनियों में बांटा गया इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नाथपा झाकरी, महत्वपूर्ण है, नाथपा झाकरी परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? तो नाथपा झाकरी की अगर बात करें तो इस परियोजना में आपके राजस्थान की हिस्सेदारी है 7.4%। और ये परियोजना किस किस के बीच है? तो ये परियोजना राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, 2 हिस्से लाभान्वित है। केंद्र सरकार की परियोजना है, 2 राज्य हिमाचल प्रदेश और राजस्थान को इसको लाभ मिलता है। राजस्थान की हिस्सेदारी 7.4% है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार का प्रथम गैस आधारित पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? गैस आधारित पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो बताइए, देखें। राजस्थान का गैस आधारित पावर प्रोजेक्ट, ये प्रश्न पूछा हुआ है, ये आपके कहां पर स्थित है? जैसलमेर। अगला प्रश्न है, चंबल परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? चंबल परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान और मध्य प्रदेश। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंबल नदी पर स्थित है। अगला है, जालीपा कपूरडी सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? जालीपा कपूरडी, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जालीपा कपूरडी की बात करें तो ये आपके बाड़मेर जिले में आता है। इसमें बाड़मेर में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, छबड़ा पावर प्लांट कहाँ स्थित है? छबड़ा, छबड़ा पावर प्लांट कहाँ स्थित है? ये देखो, सुमेलित करने वाले प्रश्नों में ऐसे प्रश्न आते हैं। तो एक तरफ प्लांट, एक तरफ उनके जिले। तो छबड़ा आपके कहां पर स्थित है? 12 में स्थित है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो यहां पर आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन गलत है और यहां पर इसका उत्तर होगा 9 अगस्त 2002। क्या उत्तर होगा? 9 अगस्त 2002 इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, राजस्थान की प्रथम लिग्नाइट आधारित परियोजना कौन सी है? प्रथम लिग्नाइट आधारित परियोजना कौन सी है? तो वो है गुड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। कौन सी है? गुड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जो कि आपके किस जिले में आती है? बीकानेर में। किस जिले में? बीकानेर में। अगला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? राजस्थान का
प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट। ये है आपके सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट और ये आपके कौन से जिले में स्थित है? तो ये आपके श्री गंगानगर जिले के अंदर स्थित हैं। तो ये थे आज की क्लास के प्रश्न। कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपके सामने और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।